आज का टॉपिक प्रोसेसिंग, लेबलिंग, इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड वायबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। फूड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग और स्टोर के दौरान जो भी मीन्स मेजर्स रिकमेंड करने होते हैं वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन, इन्फेक्शन की गुंजाइश ना हो। सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग प्लान है। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की सबसे खासियत बात उसकी क्वालिटी और इंटीग्रिटी होती है। ऑर्गेनिक फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो प्लान है वो निम्नानुसार है। सबसे पहला आपका है प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, जो भी परफॉर्म करना है उसका डिस्क्रिप्शन। सेकंड है इनपुट सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग के दौरान जो उपयोग हो रहे हैं उनका लिस्ट बनाना। देन थर्ड में मॉनिटरिंग, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स जो भी हम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग, फॉलो करना, मेंटेन करना, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन रखना। उसके बाद नेक्स्ट है record keeping system, then description of management practices and separation measures established to prevent mixing and commingling। किसी भी तरह की उसमें मिक्सिंग या कोमिंगलिंग उसमें होना नहीं चाहिए। देन कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शुड बी डन सेपरेटली। उसकी प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग जो भी है वो हमको अलग से करना है ताकि उसमें मिक्सिंग ना हो सके। All products shall be adequately identified. Then certification program will regulate means and measures। तो ऊपर की जितनी भी बातें हैं उसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट आपका आता है पेस्ट कंट्रोल। जो भी हैंडलिंग प्रोसेसिंग के दौरान पेस्ट से हमको जो कंट्रोल करना है उसमें आपको क्या करने चाहिए, मेथड्स, और क्या नहीं करने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस के दौरान हमको क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो ट्रीटमेंट्स पेस्ट कंट्रोल के लिए अपनाए जा सकते हैं वो फिजिकल बैरियर्स हैं, साउंड, अल्ट्रासाउंड, लाइट एंड यूवी लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, स्टैटिक बेड ट्रैप्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड डायटोनिशियस अर्थ। उसके अलावा आप प्रिवेंटिव मेथड्स एज डिस्ट्रप्शन, एलिमिनेशन ऑफ हैबिटेट, जो भी उसका पेस्ट का हैबिटेट है उसको हटाकर आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। मैकेनिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स अपना सकते हैं। उसके अलावा आपको जो पहले बताए गए हैं कि पेस्ट कंट्रोल या इंसेक्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मेजर्स आपको अपनाने हैं। उसके अलावा इरिडेशन जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ताकि अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें कंटामिनेशन होने की बुरी संभावना है। उसके अलावा परसिस्टेंट और कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट परमिटेड। देन नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स। आप जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं 100% of the ingredients used in processing shall be organic। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक होना जरूरी है। अगर किसी कारणवश उसमें सारे इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक नहीं है तो वो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी के नॉलेज में होना चाहिए कि कितना परसेंट आप उसमें इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट का यूज कर रहे हैं। Then next, preparations of microorganisms and enzymes commonly used in food processing may be used।
with the exception of genetically engineered microorganisms and their products. genetically engineered microorganisms और उसके प्रोडक्ट का यूज आपको नहीं करना है, बाकी जो नॉर्मली कॉमनली यूज होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वाटर एंड सॉल्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन हैं, सिमिलर आइसोलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका उपयोग आपको नहीं करना है। इथिलीन गैस का यूज जो है वो फल पकाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग मेथड। Processing method should be based on mechanical, physical and biological process. The vital quality of an organic ingredient shall be maintained throughout each step of its processing method. The following kind of process are approved: mechanical, physical, biological, smoking, extraction, precipitation and filtration. Extraction करने के लिए आप वाटर का, एथेनॉल, प्लांट एनिमल ऑयल, विनेगर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनका यूज कर सकते हैं। जो भी क्वालिटी है वो A1 क्वालिटी होनी चाहिए, फूड ग्रेड क्वालिटी होना चाहिए। फिल्ट्रेशन सब्सटेंसेस शैल नॉट बी मेड ऑफ एबेस्टॉस। जो फिल्ट्रेशन सब्सटेंसेस है वो एबेस्टॉस मटेरियल से बना हुआ नहीं होना चाहिए। और इरेडिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। सॉरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या मटेरियल यूज करना है और क्या नहीं करना है। पैकेजिंग मटेरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, मतलब वो आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए, जल्दी डिकम्पोज हो जाना चाहिए। रिसाइक्लेबल होना चाहिए, उसको हम फिर से यूज कर सकें, रीयूजेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को वो दुष्प्रभावित नहीं करना चाहिए। मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग शैल नॉट कंटामिनेट द फूड। हम जो भी फूड प्रोडक्ट उसमें रख रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल में रख रहे हैं, वो पैकेजिंग मटेरियल फूड को खराब नहीं करना चाहिए। सर्टेन एडिटिव्स for use in manufacturing of packaging films for packaging of organic food stuffs are allowed for restricted use. इसका restricted use है। The packages shall be closed in such a manner that substitution of the content cannot be achieved. हम किसी भी मटेरियल को जब पैक्ड कर रहे हैं तो उसको किसी भी तरीके से उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसे कोई और खोल ना सके और उसमें किसी दूसरे मटेरियल का मिक्सिंग ना कर सके। The accredited certification body shall approve the packaging material for use. पैकेजिंग मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी जानकारी सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है लेबलिंग। लेबलिंग when the full standard requirements are met, the product can be sold as organic. जब पूरे स्टैंडर्ड्स नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके मुताबिक सारे स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लेबल लगा सकता है। लेबलिंग शैल कन्वे द क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो लेबल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा रहता है वही लेबल जो है उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी और पूरी जानकारी प्रदान करता है। द लेबल फॉर कन्वर्जन प्रोडक्ट शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल। जो अगर कोई प्रोडक्ट कन्वर्जन पीरियड में है और प्रोडक्ट कन्वर्जन प्रोडक्ट है तो उसके बारे में कौन से ईयर का कन्वर्जन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। एडिशनल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें एडिशनल जानकारी की आवश्यकता है तो वो जानकारी इस लेबल में होना चाहिए। एंड इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स derived from oil production shall be declared. देन नेक्स्ट है आपका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो है उस पर क्या लेबल होना चाहिए।
सिंगल इंग्रेडिएंट, अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है और वो इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है तो उसमें ऑर्गेनिक का लेबल लगेगा। अगर कोई प्रोडक्ट मल्टी इंग्रेडिएंट है, मतलब उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं लेबल के, जैसे कि अब where a minimum of 95% of the ingredient are of certified organic origin। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें इंग्रेडिएंट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ओरिजिन का मिनिमम 95% है तो वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का लेबल लगा सकता है। Where less than 95% but not less than 70% of the ingredients are of certified organic origin। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इंग्रेडिएंट्स जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ओरिजिन का 95% से कम है, लेकिन 70% से कम नहीं होना चाहिए, 70% से ज्यादा होना चाहिए और 95% से कम, मतलब 95% और 70% के बीच में अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स का ऑर्गेनिक ओरिजिन पाया जाता है तो मे नॉट बी कॉल्ड ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। The word organic may be used on the principal display in a statement like made with organic ingredients। तो उसमें जो लेबल लगेगा वो made with organic ingredients का लगेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें इंग्रेडिएंट जो यूज हो रहा है वो और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ओरिजिन का 70% से कम है, इंग्रेडिएंट जो है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ओरिजिन है, जो भी उसका ओरिजिन है ऑर्गेनिक ओरिजिन 70% से कम है तो वो भी ऑर्गेनिक का लेबल नहीं लगाएगा। तो ये क्राइटेरिया हो गए आपके लेबल लगाने का। उसके बाद जो भी हम परसेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 70% 95%, तो वो कैलकुलेशंस में वाटर और सॉल्ट हम जो यूज कर रहे हैं उसका परसेंट कैलकुलेशन में शामिल नहीं होता है। All raw materials of a multi-ingredient product shall be listed on the product label in order of their weight percentage। weight percentage के बेसिस पे सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी पूरी उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इंग्रेडिएंट के बेसिस पे कैसा लेबल लगाते हैं प्रोडक्ट पे। तो जैसे 100% इंग्रेडिएंट जो है 100% ऑर्गेनिक ओरिजिन से है तो उसमें आप 100% ऑर्गेनिक का लेबल लगा सकते हैं। अगर 95% ऑर्गेनिक ओरिजिन है इंग्रेडिएंट का तो आप उसमें ऑर्गेनिक का लेबल लगा सकते हैं। अगर इंग्रेडिएंट का ऑर्गेनिक ओरिजिन 70% है तो मेड विथ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का आप लेबल लगा सकते हैं। अगर उसका जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है इंग्रेडिएंट्स का वो लेस देन 70% है तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का लेबल लग सकता है। और उसी तरह से एक ही दूसरा लेबल है जिसमें हम देख सकते हैं कि पूरी जो जानकारी है इंग्रेडिएंट्स के बारे में वो सारी जानकारी उस लेबल के ऊपर रहता है। जैसे ये ऑर्गेनिक जैगरी है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसका क्या परसेंटेज है, क्या सोर्स है, ये सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहती है। अब आगे हम बढ़े इसमें देखते हैं कि जो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं अगर उसका 2% से ज़्यादा टोटल वेट के हिसाब से 2% से कम कॉन्स्टिट्यूट है तो हम उसको सिर्फ स्पाइसेस और हर्ब्स लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जो जेनेटिक इंजीनियर और जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्री ये सबको अवॉइड करना चाहिए लिखना। उसके बाद द लेबल ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मस्ट डिपिक्ट द नेम एंड लोगो ऑफ द accredited सर्टिफिकेशन बॉडी।
जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है उसका पूरा लोगो, नाम जो है वो सब उसमें होना चाहिए। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन बॉडी वेरीफाई करेगा लेबलिंग रिक्वायरमेंट को, और लेबल जो भी बनाया गया है उसका अप्रूव जो है वो सर्टिफाइड बॉडी के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप सबको पता है कि स्टोरेज के लिए हमको कैसा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्रीजिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, ड्राइंग चाहिए और ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की। तो ड्यूरिंग द स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेहतर है कि उसको अलग से उसकी स्टोरेज की जाए, ट्रांसपोर्ट भी अलग से किया जाए, ताकि उसमें किसी दूसरे प्रोडक्ट का, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मिक्सिंग या कोमिंगलिंग ना हो पाए और उसकी क्वालिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। Where only part of the unit is certified and other products are non-organic, the organic product should be stored and handled separately to maintain their identity. बहुत आवश्यकता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हैंडल सेपरेट किया जाए, सेपरेट उसकी हैंडलिंग की जाए और उसकी इंटीग्रिटी को बना के रखा जाए। Bulk stores for organic product should be separate from conventional product. Storage areas and transport containers for organic product should be cleaned using methods and materials permitted in organic production. सारे कंटेनर्स हम जो यूज़ करते हैं स्टोरेज के समय, ट्रांसपोर्ट के समय, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कंटेनर बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें दूसरे नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन, पेस्टिसाइड कंटामिनेशन उसमें ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड वायबिलिटी पर। क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं और क्या वायबिलिटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग? Conventional agriculture is environmentally unsustainable. ये आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को मेंटेन करके नहीं रखता है। इवन हमारे एनवायरनमेंट को भी वो कहीं ना कहीं हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो डैमेज करता है। तो उसके बशर्ते ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है। इकोनॉमिकली अनवायबल है ये लोगों का कथन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये साबित हो जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वायबल। अब आगे हम देखें कि 2017 में इंडियन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 30 से 40% इनका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को साबित करता है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ग्रोथ है या जो उसकी एडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं, और जब हम किसी चीज को अपनाते हैं तो हम उसके साथ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी फेस करते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉस्ट हाई है, उसका कल्टीवेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, एनर्जी लेता है, बशर्ते जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं उसके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टेकिंग टाइम, बट आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हमारे एनवायरनमेंट को सेफ और साउंड रखेगा। सप्लाई, अब कुछ हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने में डिले हो रहा है। सप्लाई डिमांड मिसमैच है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई हमारा कम हो जाता है। Many farmers are apprehensive about adopting organic farming due to the high production cost and 3-year transition period.
हमारे यहाँ फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने में कतराते हैं, क्योंकि इसका जो कन्वर्जन पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो थोड़े से टफ हैं। देन मोर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी कमी है। लोगों को कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है वो पता नहीं है। कंज्यूमर्स लेवल देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इवन जो कंज्यूमर है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज है। अंडरस्टैंडिंग कम है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी पूरी नहीं है, तो कहीं न कहीं हम लैग हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने में। It will be a while before organic agriculture practices become mainstream. Many may argue that attempts made by the government are inadequate, but positive results are showing up with the time. हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो ज़रूर थोड़े से टफ हैं और इनएडिक्वेट हैं, लेकिन हमें अभी जब हम ग्रोथ देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे कि सिक्किम में अगर हम देखें तो अभी 75 से 76,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में आ चुका है, और वो ये 2003 में ही स्टार्ट कर चुके हैं। अब मेघालय की बात करें तो उन्होंने टारगेट रखा है कि 2020 तक 2 लाख हेक्टेयर को वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर देंगे। लाउडेबल अप्रोच, अगर हम केरला की बात करें तो केरला हैज मोर देन 1 लाख फार्मर्स प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड 10 कोऑपरेटिव्स प्रमोटिंग द सेक्टर्स। 10 कोऑपरेटिव्स प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, 1 लाख से ज़्यादा फार्मर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है हमारा इंडिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया बढ़ाएगा, और फार्मर्स और कंज्यूमर्स सब ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फूड्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इंडिया कैन have for its population, with better performance on productivity, environmental impact, economic viability and social well-being.